आज हम होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स में एक नए कंसेप्ट के साथ, और उस कंसेप्ट का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। अभी तक आप जो एक होल्डिंग कंपनी की एक बेसिक प्रॉब्लम हो उसको आप इजीली सॉल्व कर देते हो। अब जैसे अभी आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो गए हैं, अब इसमें हम थोड़ी थोड़ी आपकी एडिशन करेंगे। अब आपको स्ट्रांग बनाएंगे होल्डिंग कंपनी में, राइट? ओके, सो आज का टॉपिक है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। एक जो इंस्टांस आपसे डिस्कस किया था लड्डू और पेड़े का, जिसमें दो फ्रेंड हैं, मेले में जाते हैं, वहां पे दोनों की सेल नहीं होती है दोपहर तक, लेकिन उसके बाद जो है वो एक पर्सन एक से लड्डू खरीद लेता है और फिर वो इस 1 रुपए को एक दूसरे को दे करके शाम तक जो है एक दूसरे के लड्डू और पेड़े खा लेते हैं। और लास्ट में जब देखा कि गुड्स तो खत्म हो गई, लेकिन अल्टीमेटली उनकी इनकम जो है सिर्फ 1 ही रुपया है, वो इसी वजह से था क्योंकि प्रॉफिट को अर्न करने के लिए हमें थर्ड पार्टी की जरूरत होती है। तो आज भी हम बात कर रहे हैं जो ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स, तो उसको आज मैं थोड़ा सा टेक्निकली आज मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा, जिसमें मैंने आज ये लिखा है कि यू कैन नॉट मेक प्रॉफिट इफ योर राइट हैंड सेल गुड्स टू योर लेफ्ट हैंड। अब देखिए, राइट हैंड अगर लेफ्ट हैंड को बेचता है, गुड्स को बेचता है और उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करता है, तो क्या वो आपके प्रॉफिट होंगे? द आंसर इज अगेन नो। So you cannot make profit if your right hand sell goods to your left hand, because right hand left hand they are working as a single entity. वो एक ही पर्सन के 2 पार्ट हैं। लेकिन वैसा ही हम, इसलिए तो हमने कहा कि अब राइट हैंड अगर लेफ्ट हैंड को बेचता है तो उससे प्रॉफिट नहीं हो सकता, हमें किसी और पर्सन की हेल्प लेनी पड़ेगी। उसको अगर हम सेल करते हैं तभी हम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। दिस इज अगेन द सेम इंस्टांस। अब देखिए यहां पे ये मेरे पास एक एच लिमिटेड है, यानी कि होल्डिंग कंपनी है, और ये आपकी एक सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है जी। अब ये समझ लीजिए कि अब तो ये वैसे तो सेपरेट कंपनीज है, अब हमें इतना तो ये पता चल गया है कि एज ए ग्रुप ये एक सिंगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि होल्डिंग कंपनी अगर राइट हैंड है तो सब्सिडरी कंपनी उसका लेफ्ट हैंड है, और अगर राइट हैंड लेफ्ट हैंड को कुछ एक गुड्स सेल करता है तो उससे वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। फॉर इंस्टांस, एच ने मान लीजिए कि कोई गुड्स परचेज करी 100 रुपीज की, और उसमें 25 रुपीज अपना मार्जिन डाल करके उसको सब्सिडरी लिमिटेड को बेच दिया 125 रुपए में। अब बताइए, ये दोनों जो हैं वो एज ए ग्रुप एक सिंगल एंटिटी है, तो दिस इज द सेल विच इज मेड बाय द राइट हैंड टू द लेफ्ट हैंड। अब क्या होगा? अब आप मुझे बताइए कि अगर ये 25 रुपए 25 रुपीज जो अर्न कर रहा है, क्या वो उसकी अर्निंग होगी? हां, लेकिन एक बात है, फर्दर एस ने अभी तक उसको सेल नहीं किया है थर्ड पार्टी को, तो उसके पास क्या रहेगी? सर, इन्वेंट्री रहेगी, एज इट इज रहेगा। अगर एज इट इज रहेगा, इसने तो इसको सेल कर दी, लेकिन इसके पास वो एज ए इन्वेंट्री, एज ए क्लोजिंग स्टॉक इसके पास अवेलेबल है। इसका मतलब हुआ कि अभी 25 रुपीज को अर्न करने के लिए उसको अदर पर्सन की जरूरत पड़नी थी, लेकिन वो अभी हुई नहीं है। तो जो 25 रुपीज है, दैट इज टू बी ट्रीटेड हियर एज ए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। प्रॉफिट है लेकिन रियलाइज नहीं हुआ है। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जो भी अभी मैंने बताया कि ये दिस इज ओनली द सेल विच इज मेड बाय द राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड से अगर लेफ्ट हैंड को बेचते हैं तो उसके ऊपर जो 25 रुपए का प्रॉफिट है, वो 25 रुपए का प्रॉफिट जो है आप अर्न नहीं कर सकते। सो इट मीन्स अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अराइजेस व्हेन वन ग्रुप कंपनी, ये देखिए ये ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी बोल सकता हूं, सेल गुड्स टू अनदर ग्रुप कंपनी, ये भी ग्रुप की दूसरी कंपनी है, उसको सेल करता है, एंड दीज गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और ये गुड्स जो है अभी तक बेची नहीं होनी चाहिए ऑन एक्सटर्नली बाय द एंड ऑफ द ईयर, और ये बाय द एंड ऑफ द ईयर इस ग्रुप से बाहर नहीं हो जानी चाहिए।
अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसको हम बोलेंगे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हाँ जी, कुछ कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ, कुछ कंसेप्ट आपको पिछले वीडियो में भी किया था हमने। सो द बेसिक अकाउंटिंग टेक्निक ऑफ एलिमिनेटिंग सच प्रॉफिट। अब ऐसा प्रॉफिट अगर आपके पास आ जाए और उसके लिए आपको कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में उसकी अकाउंटिंग करनी पड़े, तो उस केस में आप क्या करेंगे? So the basic accounting technique of eliminating such profit is to reduce the amount from the stock concerned। 25 रुपए, क्योंकि सब्सिडरी के पास ये जो है वो 25 रुपीज एज ए इन्वेंट्री फॉर्म में पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो टू रिड्यूस द सेम अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट्स, और एच के पास जो है वो 25 रुपीज एज ए प्रॉफिट पड़े हुए हैं, क्योंकि इसने 100 रुपए की आइटम 125 रुपए में बेच दी, तो वो तो 25 रुपए अपना प्रॉफिट अर्न करके अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, स्टैंड अलोन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करेगा। और एस जो है क्लोजिंग स्टॉक में इसको दिखा रहा है, तो जब क्लोजिंग स्टॉक में दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि मुझे क्लोजिंग इन्वेंट्री से भी उसको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम कंसोलिडेटेड बनाएंगे तो इसकी भी बनाएंगे, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी दोनों को कंसोलिडेट करके जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उस केस में ये जैसे यहां से पता चल रहा है कि होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट और उधर अब है तो वो दोनों एक ही हैं, तो मेरा बोलने का मतलब है कि जब हम कंसोलिडेट बनाएंगे तो ये होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट में से माइनस होगी, और इधर सब्सिडरी कंपनी के जहां पे ये एज ए क्लोजिंग स्टॉक या इन्वेंट्री दिखा रखी है वहां से ये 25 रुपए माइनस होंगे, तब जाके इसकी अकाउंटिंग होगी। ये ट्रीटमेंट हम करते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की, जो कि अभी तक हमने इस डायग्राम से जो है वो जो हमें समझ आई है। ओके, लेकिन इसके लिए मैं आपको बता दूं कि देयर आर 2 अप्रोचेस टू दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अब देखिए, अब इस प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है। देखिए, केस 1 बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं। पहला है कि इफ, अब डायग्राम आपको समझ आ गया, इफ गुड्स वर सोल्ड बाई एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड, ठीक है जी। एच लिमिटेड ने, ये देखिए, अब एच लिमिटेड ने एस लिमिटेड को तो बेच दी एट प्रॉफिट, बिल्कुल प्रॉफिट हो गया, एंड एस लिमिटेड सोल्ड ऑल दिस गुड्स टू इट्स कस्टमर्स। अब देखिए यहां पे एस ने एक पहली सिचुएशन, एस ने ये जो 125 रुपए की आइटम थी, हो सकता है कि वो फर्दर जो है वो अपने ग्रुप से बाहर उनको बेच दिया, ठीक है जी। ये पहली कंडीशन हो सकती है, पहली सिचुएशन हो सकती है। तो अब उस केस में क्या होगा, देखिए, एंड एस लिमिटेड सोल्ड ऑल दिस गुड्स टू हिज कस्टमर्स, अपने कस्टमर्स को बेच दी, ठीक है जी। देखते हैं क्या हुआ। अब सपोज कीजिए कि कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन करते हैं। ये बैलेंस शीट है एच लिमिटेड का, इसका एक्सट्रैक्ट ले रखा है मैंने। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,40,000 है और स्टॉक में 2 लाख रुपए हैं। ये बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड का एक्सट्रैक्ट है, और इस एक्सट्रैक्ट में जो है वो क्या है, स्टॉक 1,50,000 रुपए का है। साथ में कहता है ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 25,000 टू एस लिमिटेड। एस लिमिटेड सोल्ड ऑल दिस गुड्स टू इट्स कस्टमर्स, प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके, अब देखिए, ये मैं अब आपको सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहा हूं। ये सेपरेट है एच लिमिटेड की, ये सेपरेट है एस लिमिटेड की, राइट। अब इसमें क्या हुआ कि ये इसके पास इसकी जो कॉस्ट थी, मान लेते हैं कि ये एच लिमिटेड की कॉस्ट, स्टॉक कितना है जी, 2 लाख रुपए का, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर 25,000। ओके, तो यहां पे अब ये एस लिमिटेड है, मतलब कॉस्ट 20,000 रुपए की थी गुड्स की, ठीक है जी। ये देखो 20,000 की गुड्स, इसने क्या किया, प्रॉफिट 5,000 रुपए का लिया उसमें, और उसको 25,000 में सेल कर दिया। यही हुआ जी, यही बात लिखी है इसने कि क्या हुआ, ड्यूरिंग द ईयर एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹25,000 टू एस लिमिटेड, ठीक है। और ये एच लिमिटेड की बुक्स में हो रहा है। अब एस लिमिटेड की बुक्स में क्या कर रहा है, उसने बोला कि एस लिमिटेड ने एच लिमिटेड से क्या कर लिया, परचेज कर ली। कितने की आइटम, 25,000 की, क्योंकि जो 20,000 की आइटम 5,000 प्रॉफिट लगा करके उसने किसको बेच दी, एस लिमिटेड को, कितने की, 25,000 में। अब एस लिमिटेड ने आगे क्या किया जी, देखिए 2 सिचुएशन होगी। एक सिचुएशन सोल्ड टू कस्टमर्स, अनसोल्ड। अब यहां पे आपने देखना है कि कौन सा, अब यहां पे क्या किया उसने, कहता एस लिमिटेड सोल्ड ऑल दिस गुड्स टू कस्टमर्स। तो यहां पे क्या हुआ, सोल्ड टू कस्टमर्स, यस, सारी की सारी गुड्स जो है उसने बेच दी। अनसोल्ड क्लोजिंग स्टॉक, सर ये नील है।
कुछ भी नहीं बचा है। अगर नहीं बचा है तो नो कंसेप्ट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तो इस केस में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही ऊपर बोल दिया था आपको कि एस लिमिटेड के पास ये एज ए इन्वेंट्री शो होना चाहिए, एज ए इन्वेंट्री शो होना चाहिए। तो पहली सिचुएशन समझ गए जी अब आप। इसका मतलब है कि अब ये अगर अनसोल्ड स्टॉक है तभी, अगर यहां यस होगी तभी यहां पे आपका अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई होगा, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होगा। तो इसलिए यहां यस है, इसलिए ये यहां नहीं होगा। यस यहां होनी चाहिए, यहां नहीं होनी चाहिए, नहीं होगा। तो इस केस में आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट कैसे बनाओगे? सिंपल बनेंगे सर। सो द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड एस लिमिटेड, ये भी मैं सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट एक टुकड़ा बना रहा हूं इसका। तो प्रॉफिट एंड लॉस किसका लिया जी? एच लिमिटेड का। कितना? 1,40,000। बैलेंस इसकी एस लिमिटेड की कितनी है? नील है। ओके, तो बाहर कितना चला गया? 1,40,000। उसके बाद आ जाओ आप एसेट साइड में। एसेट साइड में बिलो द लाइन स्टॉक कितने का है? स्टॉक है सिर्फ 1,50,000, 2 लाख का, 2 लाख और साथ में कितना है? 1,50,000। तो बाहर कितना हो जाएगा? 3,50,000। क्योंकि अब यहां पे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का क्वेश्चन है ही नहीं, इसलिए हम यहां पे जो कंसेप्ट है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी? ओके, अब आ जाइएगा उसी का केस नंबर 2 की तरफ को हम यहां पे मूव करते हैं। तो अब आपको इतना पता चल गया कि ये कंसेप्ट कहां अप्लाई होगा और कंसेप्ट कहां पे अप्लाई नहीं होगा। देखिए दूसरी कंडीशन पे चलते हैं, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। यहां पे मेरा केस नंबर 2 है, क्या कहता है? इफ गुड्स वर सोल्ड बाई एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड एट प्रॉफिट, ठीक है, एच लिमिटेड बाय एच लिमिटेड टू एस लिमिटेड एट प्रॉफिट, ठीक है, एंड एस लिमिटेड सोल्ड पार्शियल गुड्स टू इट्स कस्टमर्स। जरूरी नहीं है पार्शियल, कुछ भी हो सकता है, एक भी गुड्स नहीं बेची है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पे मान लीजिए कि पार्शियल हो सकता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको कोई कई बार स्टेट क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, कई बार आपको थोड़ा सा ये पार्शियल और फुल वाला जो कंसेप्ट है वो भी आना चाहिए। तो अब जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास यहां पे क्या थी, यही बैलेंस शीट को मैं ले लेता हूं। ये बैलेंस शीट मैंने ली, ठीक है जी, ये पे है, P&L है, ये है, ये है। हाँ, आगे देखते हैं क्या हुआ। अज्यूम इन द बैलेंस शीट गिवन इन केस 1, ठीक है जी, ले लिया हमने। एच लिमिटेड सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर ₹46,000 टू एस लिमिटेड एंड एस लिमिटेड सोल्ड 50% ऑफ गुड्स टू इट्स कस्टमर्स। अब देखिए वहां पे क्या था जी, वहां पे सारी की सारी गुड्स बेचती थी, लेकिन यहां पे अब क्या हुआ, बैलेंस शीट वही रह गई। चलिए पहले इसको हम इस कंसेप्ट को जो है इसकी डायग्राम बना के करते हैं। एच लिमिटेड ये अलग सेपरेट, ये देखो ये एस लिमिटेड है। एच लिमिटेड ने क्या किया, कॉस्ट कितनी थी 40,000, प्रॉफिट उसमें लगाया 6,000, सेल कितने की करी 46,000 की। किसको करी सर? एस लिमिटेड को की। तो एस लिमिटेड ने वो गुड्स कितने की परचेज करी 46,000 की। अगर 46,000 की तो फर्दर वो बोलता है 50% गुड्स उसको सेल कर दिया। तो क्या हुआ जी, सोल्ड टू कस्टमर्स सर यस, लेकिन कितने की, कितनी, सिर्फ 50%, यानी कि 23,000 जो सेल कर दी उसके ऊपर जो है वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता, यहां से रास्ता बंद। दूसरा आ गया अनसोल्ड स्टॉक, इसका मतलब उसने 50% जो है वो अब आपके हमारे पास क्या है, अनसोल्ड स्टॉक। तो यहां पे क्या आ गया, यस आ गया, लेकिन कितने परसेंट आ गया 50%। इसका मतलब है कि 23,000 की गुड्स जो है अभी तक क्या पड़ी है हमारे पास, अनसोल्ड पड़ी है, अनसोल्ड पड़ी है, इसका मतलब कंसेप्ट अप्लाई होगा। तो क्या हुआ जी, सब्सिडरी के पास अनसोल्ड होना चाहिए, तभी होगा ना, तभी होगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। तभी अगर थर्ड पार्टी आ गई मेरे पास तब तो प्रॉफिट मैंने अर्न कर लिया। तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड कितना है जी, आउट ऑफ द गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम एच लिमिटेड कितना, 6,000 का प्रॉफिट है जी। ओके, 6,000 इंटू 50/100, क्योंकि 50 जो है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, 50 जो अनसोल्ड है उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो 50% कितना हो गया जी, 3,000 रुपए। इसका मतलब है कि 3,000 रुपए जो है वो मेरे पास अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, यूपी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना है जी मेरा, 3,000 रुपए। ओके, अब अगर 3,000 रुपए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है तो उसकी हम स्टेटमेंट कैसे करेंगे। देखिए अब ये थी जी मेरे पास बैलेंस शीट, ठीक है। अब बैलेंस शीट में से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है जी, एच लिमिटेड का 1,40,000। ओके, फिर मैंने पिछले उसी की तरह
एस लिमिटेड का प्रॉफिट नहीं है। अब उसके बाद मैंने ये लाइबिलिटी साइड आ गई ना ये, और ये मेरी एसेट साइड आ गई जो नया फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंगली। तो स्टॉक कितने का है जी? स्टॉक है सर 1 लाख 2 लाख और 1,50,000। लो जी, एच लिमिटेड का 2 लाख, एस लिमिटेड का 1,50,000, कितना हो गया? 3,50,000, राइट। अच्छा, अभी हमने आपसे क्या डिस्कस किया था? कहते हमने कहा था कि अनरियलाइज प्रॉफिट अराइजेज when one group company sell goods to another group company and these goods have not been sold on externally by the end of the year। ऐसा ही हुआ 50%। तो बेसिक अकाउंटिंग टेक्निक ऑफ एलिमिनेटिंग सच प्रॉफिट इज टू रिड्यूस द अमाउंट फ्रॉम द स्टॉक कंसर्न एंड आल्सो टू रिड्यूस द सेम अमाउंट फ्रॉम द प्रॉफिट, जो हमने आपको कंसेप्ट समझाया था। अब क्या होगा? इस प्रॉफिट एंड लॉस में से जो 3,000 की गुड्स अभी तक बिकी नहीं है वो एच लिमिटेड के अनरियलाइज प्रॉफिट में जो 3,000 है वो उसमें से माइनस हो जाएंगे, और इधर मेरे पास जो 3,000 रुपए जो स्टॉक है वो अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि एस लिमिटेड के पास पड़ा था, क्योंकि दोनों को मैंने अब कंबाइन कर दिया है तो उसमें से 3,000 रुपए यहां माइनस हो जाएगा। बोलो दोनों की एलिमिनेशन हुई कि नहीं हुई? ओके, तो अब 1,40,000 से 3,000 1,37,000 और 3,50,000 से 3,000 माइनस हो जाएंगे तो 3,47,000 मेरा उस बैलेंस शीट में शो कर दिया जाएगा। आई होप कि अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये जो आपके पास कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अनरियलाइज प्रॉफिट की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है कि जब हम राइट हैंड लेफ्ट हैंड को बेचता है तो उसके ऊपर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो उसने बुक एंट्री में एक तरह से शो किया है, तो उस केस में हमें उसको रिड्यूस करना पड़ता है, उसको एलिमिनेट करना पड़ता है। और एलिमिनेशन के लिए आपको बताया इसके प्रॉफिट से माइनस होगा, इसकी इन्वेंट्री से माइनस होगा। ठीक है जी, बहुत सिंपल सी बात आपको हमने बताई। ओके, अब अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो हम एक और कंसेप्ट के साथ जो है हम इसी में आगे बढ़ते हैं, और जिसको बोलते हैं हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटीज। ओके, अब देखिए जो कंटीजेंट लायबिलिटीज है वो कंटीजेंट लायबिलिटीज होती क्या है? सर कंटीजेंट लायबिलिटीज हमने पहले भी पढ़ी हुई है। हम जब फाइनल अकाउंट पढ़ते थे उस टाइम पढ़ी थी कि जो लायबिलिटी जो है हम बैलेंस शीट के नीचे लिखते हैं जी, जो कि डिपेंड करती हैं कि जो कि फ्यूचर में होती हैं। अब वो फ्यूचर के कोई इवेंट होने वाला है उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर फ्यूचर में वो इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे हमने सर बिजनेस लॉ में भी पढ़ा था कि अगर कि आपको गुड्स मिलेंगी, हाँ मिलेगी, शिप चल पड़ा है, अगर शिप आएगा तो मिल जाएंगी, अगर शिप नहीं आया तो नहीं मिलेंगे। इसका मतलब शिप के अराइवल के ऊपर जो है डिपेंड करता है कि गुड्स मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। लेकिन यहां पे अब आपके पास ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी है, जनरली अगर आपने देखा होगा कि बैंक में आप कई बार लोन किसी थर्ड पर्सन ने, आपके दोस्त ने मान लीजिए कि एक लोन ले रखा है, लेकिन आपको बोला जाता है कि प्लीज चलिए और मेरी गारंटी दीजिए, श्योरिटी दीजिए। अब क्या हुआ? अगर आपका दोस्त बैंक को पेमेंट नहीं करेगा तो वो लायबिलिटी आपकी अराइज हो जाएगी। तो डिपेंड किसके ऊपर करेगा? दोस्त ने अगर पैसा नहीं दिया तो आप दोगे, तब आपकी लायबिलिटी अराइज होगी। तो इसी तरह से आपके पास वो कौन सी लायबिलिटी होगी? कंटीजेंट लायबिलिटी। तो ये हम डिस्क्लोजर कंसेप्ट में जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसके फुट नोट में ये दिखाना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी एक कंटीजेंट लायबिलिटी कितनी है, अगर ये लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो सकती है। ओके, तो इट मींस कंटीजेंट लायबिलिटी इज दैट लायबिलिटी विच में अराइज इन फ्यूचर। ये तो अब क्लियर हो गया। इट मे और मे नॉट अराइज, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, डिपेंड करता है। देयर इज नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं होगी कि नहीं होगी। दस कंटीजेंट लायबिलिटी मे और मे नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ मनी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो इट डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग ऑफ सर्टन इवेंट। अब इवेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि होगा कि नहीं। अगर वो पेमेंट, अगर जिसके लोन की आपने श्योरिटी दे रखी है, अगर वो पे कर देगा तो आपकी लायबिलिटी खत्म है। अगर वो पे नहीं करेगा तो आपकी लायबिलिटी अराइज हुई। तो इसलिए पेमेंट ऑफ मनी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। सो इट इज शोन अंडर, अब नया फॉर्मेट आ गया तो नए फॉर्मेट में कहां दिखाया जाता है इसको? नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है, बिलो बैलेंस शीट बाय बोथ द कंपनीज, चाहे वो होल्डिंग है सब्सिडरी सेपरेटली, क्योंकि दोनों कंपनीज ने क्या दे रखी होती है? कुछ एक कंटीजेंट लायबिलिटीज अराइज कर रखी होती है। अब कंटीजेंट एग्जांपल ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, और जिसको हम कई बार हम कमिटमेंट भी बोलते हैं, वो मैं आपसे बात कर रहा हूं। जैसे
लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला जो है पॉइंट, आपको जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसकी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइबिलिटी अंडर गारंटी, इसकी ट्रीटमेंट भी वैसी होगी। तीसरा है एरियर्स ऑफ डिविडेंड ऑन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब देखिए क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम जनरली डिविडेंड पे करते हैं, जो क्यूमुलेट होता रहता है वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रॉफिट होगा तो उनको दिया जाएगा, अगर नहीं दिया है तो अभी तक क्यूमुलेटिव है तो नेचुरली दैट पेमेंट विल बी मेड, लेकिन किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा। प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड दिया जाएगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड कंटीजेंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी फॉर कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप, इसको बोलते हैं हम कमिटमेंट, मतलब कंटीजेंट लाइबिलिटी के अंदर आता है, लेकिन जनरली इसको हम कमिटमेंट बोलते हैं। कमिटमेंट का मतलब है कि अब आपने 10 रुपए का शेयर खरीदा है, अभी तक आपने जो है वो एप्लीकेशन का मनी दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, लेकिन सेकंड कॉल का पैसा अभी तक नहीं दिया। मान लो 2 रुपए अभी नहीं दिया, 8 रुपए दिए। 2 रुपए कंपनी कभी भी आपसे मांग सकती है ना, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो ये आपने वहां कमिटमेंट दी है। 10 रुपए के फेस वैल्यू का शेयर अगर परचेज किया है तो उसके ऊपर आपकी कमिटमेंट है कि मैं आपको 10 रुपए दूंगा। अब कंपनी ने 8 ही रुपए मांगे हैं अभी तक, तो 2 रुपए आपके फ्यूचर में होने वाले हैं, तो इसलिए लाइबिलिटी फॉर कॉल्स ऑन पार्टली पेड अप शेयर्स, ठीक है जी। फुली पेड अप शेयर 10 रुपए का शेयर 10 में दे दिया है, तो ये कुछ एक इंस्टांसेस है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो बिल डिस्काउंटेड का ही पॉइंट जो है वो जनरली एग्जाम में होता है। तो चलिए आज सबसे पहले हम लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड की बात करते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। पहले इसको समझ तो लेते हैं कि हुआ क्या है। देखिए लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड, ओके। मान लीजिए कि ये है मिस्टर सेलर, थोड़ा सा आपको बिल ऑफ एक्सचेंज को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, भूल चुके होंगे, तभी आपको ये जो कंसेप्ट है ये समझ आएगा। ये सेलर हैं, इन्होंने क्या किया, गुड सप्लाई करी उधार, कितने की, 5,000 रुपए की, ये मिस्टर बायर को। आप मान लीजिए ये सेलर है, ठीक है। अब आपको लगता है कि मैंने गुड्स तो यार बेच दी उधार, लेकिन बायर के पास क्या गारंटी है, वो क्या बोलेगा, पता नहीं कल को पेमेंट देगा कि नहीं होगा, तो इसलिए सेफ होने के लिए क्या करूं, तो वो क्या करते हैं, एक अब एज ए ड्रॉर, क्योंकि सेलर ड्रॉर, वो कहते हैं चल एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखते हैं इसके ऊपर। तो उन्होंने क्या किया, जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है वो एक तरह से सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट होता है, ठीक है जी, बैंक ड्राफ्ट नहीं, ड्राफ्ट। अब उन्होंने क्या लिखा कि मैंने इतने 5,000 की गुड्स जो हैं मैंने आपको बेच दी हैं, जिसकी पेमेंट आपसे ड्यू है, तो आप अब उसका जो टाइम पीरियड है वो दे दिया आपने 3 महीने का, कि आप 3 महीने के बाद, जो भी क्रेडिट पीरियड होगा, 3 महीने के बाद आप मुझे इसकी पेमेंट कर देंगे, ठीक है जी। अब आपने ये बिल ऑफ एक्सचेंज तो देखा ही होगा, ठीक है जी। अब ये इस तरह से बिल ऑफ एक्सचेंज, तो अब ड्रॉअर ने क्या किया, एक ड्राफ्ट भेजा बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्रॉई के पास, यानी कि बायर के पास, जिसकी वजह से वो सेफ हो जाएगा कि हाँ, जो प्रूफ हो जाएगा उसके पास कि हाँ मैंने गुड्स जो है उसको उधार बेची है, और श्योरिटी भी हो जाएगी कि हाँ मुझे पेमेंट मिल जाएगी। ड्रॉअर ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट, यानी कि उस कागज के टुकड़े के ऊपर क्या लिख दिया, एक्सेप्टेड वर्ड लिख दिया। जब एक्सेप्टेड वर्ड लिख, उससे पहले वो ड्राफ्ट ही बनता है जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता। अब उन्होंने क्या किया, एक्सेप्ट करके उसको किसको भेज दिया, ड्रावर को भेज दिया कि हाँ जी मैं बिल्कुल तैयार हूं, आपको मैं 3 महीने के बाद जो है आपकी पेमेंट कर दूंगा, ठीक है, ओके। अब ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज में, जो एक्सेप्ट करता है उसी को वो उसको बिल्स पेबल बोलता है, और जो ड्रावर होता है उसको वो बिल्स रिसीवेबल बोलता है, क्योंकि ये अब इसकी एसेट होगी, ये इसकी लाइबिलिटी होगी, क्योंकि उसने क्या किया, ये जो एक्सेप्ट जो कर दिया कि मैं हाँ पेमेंट करूंगा, तो लाइबिलिटी अराइज होगी, टेंशन होगी उसको कि हाँ पेमेंट तो करनी है मुझे 3 महीने बाद, सिंपल सी बात है, ओके। अब आप जो हैं अब क्या हुआ कि सेलर को, यानी कि आपको पैसे की जरूरत इमीडिएटली है, अभी चाहिए आपको पैसा, ठीक है। अब अगर आपको अभी पैसा चाहिए तो 3 महीने का इंतजार कौन करे, आप क्या कर रहे हैं, उस बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि अब बिल ऑफ एक्सचेंज बन चुका है, जब तक वो एक्सेप्ट नहीं होता तब तक वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं होता, तब तक उसको ड्राफ्ट ही बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ड्राफ्ट वर्ड लिखा है। अब वो क्या किया, उसको इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, तो वो क्या क्या करेगा, ही विल गो टू बैंक एंड डिस्काउंट इट, बैंक जाएगा और डिस्काउंट करवाएगा, ठीक है जी। तो बिल ऑफ एक्सचेंज कहां, सेलर किसके पास चला गया, बैंक के पास चला गया। अब जो 5,000 का जो बिल्स रिसीवेबल है, अब जो बैंक के पास डिस्काउंट करवाने जाएगा, वो बोलेगा ठीक है डिस्काउंट करवाऊंगा, लेकिन तेरे को दूंगा 4950। वो बोलेगा दे दे यार, मेरे को तो अभी पैसे की जरूरत है, 50 रुपए बैंक क्या करेगा, जो आपको 3 महीने का क्रेडिट देगा उसका कमीशन काटेगा कि नहीं काटेगा, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, तो क्या हुआ जी, बैंक टेक्स
बिल्स रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल किसके पास चला गया? सर बैंक के पास चला गया। पोजेशन किसके पास चलेगी? इसके पास चलेगी। और बैंक इसको कितना दे देगा? 4950। इसका मतलब है कि आपकी डिमांड, आपकी जो नीड थी इमीडिएट पैसे की, वो पूरी हो गई कि नहीं हो गई? ओके। अब क्या होगा सर? जैसे ही 3 महीने होंगे वैसे ही बैंक क्या करेगा, जो बिल ऑफ एक्सचेंज अब किसके पास है? यहां पे है, वो इसको प्रेजेंट करेगा। किसको? ड्रॉवी के पास, कि सर आपने वो जो कमिटमेंट करी थी कि मैं 3 महीने बाद जो है वो आपको पेमेंट करूंगा, तो ये बिल आपका जो ड्रॉवर वाला बिल था वो मेरे पास आ गया है, तो मैं अब आपको प्रेजेंट कर रहा हूं कि आप पेमेंट मुझे दीजिए। अब जैसे मैच्योरिटी आई, सो ऑन मैच्योरिटी बैंक प्रेजेंट बिल एंड रिसीव कैश। अब क्या हुआ? बैंक जो है वो क्या करेगा? वो बिल इसको देगा और इससे कितने ले लेगा? 5000। दिए कितने? 4950। लिए कितने? 5000। तो 50 रुपए इसकी इनकम हुई कि नहीं हुई? ओके। इनकम हुई तो बैंक की ये इनकम मान ली गई। ओके। अब एक्सेप्टर के द्वारा क्या किया गया? कैश डिपॉजिट कर दिया गया। लेकिन अब अगर ऐसा हो जाए तब तो कोई परेशानी नहीं है, तभी तो बैंक को क्या बोलते हैं? पे ही बोलते हैं ना, इट इज नोन एज पे। लेकिन जैसे ही आपने, अब ये तो हो गया कि कंप्लीट बिल ऑफ एक्सचेंज, यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन आप क्या हुआ? 4950 का पैसा लेकर के घर में आ गए, देखो, और आप एक सोच में पड़ गए। क्या सोच रहे हैं आप? तो घर वालों ने सोचा कि आप क्यों सोच रहे हो, आपको तो पैसा जो आपको जरूरत थी वो पैसा मिल गया। तो वो क्या कह रहा है? कहता, आपकी सोच में था, कहता ड्रॉर इज नॉट श्योर वेदर द बिल्स विल बी ऑनर्ड एट मैच्योरिटी और विल गेट डिसऑनर्ड। कहता मुझे शक है कि पता नहीं ये जो ड्रॉवर है, जो बायर है, मैंने पैसा तो निकाल लिया, पता नहीं वो, कहता 3 महीने के बाद मैच्योरिटी के ऊपर जो है ये पेमेंट करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, अब अगर वो कहता अगर तो पेमेंट कर देगा तो ऑनर हो गया, और अगर पेमेंट नहीं करेगा, अब मान लीजिए कि ये जो है वो पेमेंट नहीं करता है, तो फिर क्या होगा? पर सर सिंपल सी बात है, बैंक किसको पूछेगा? आपको पूछेगा। भाई देखो जी, वो आपने जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था वो ऑनर नहीं किया ड्रॉर ने, तो इसलिए अब आप पैसा लेके गए तो आप पेमेंट करिए मुझे। तो बताइए किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ड्रॉई अगर पेमेंट नहीं करेगा तो लाइबिलिटी आपकी अराइज हुई कि नहीं? आपकी लाइबिलिटी अराइज, जब आपकी लाइबिलिटी अराइज हुई तो इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे? कंटीजेंट लाइबिलिटी। सो लाइबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड। तो यहां पे अब क्या होगा कि अगर आप इसने ऑनर कर दिया तो लाइबिलिटी खत्म है, तब तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर इसने ऑनर नहीं किया, डिसऑनर कर दिया, पेमेंट नहीं की, तो उस केस में आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। तो उसको हम क्या बोलेंगे जी? कंटीजेंट लाइबिलिटी। इज इट क्लियर? ओके। तो क्या हुआ? ड्रॉर इज नॉट श्योर वेदर द बिल विल बी ऑनर्ड एट मैच्योरिटी और विल गेट डिसऑनर्ड। इसलिए इसको वो सोच पड़ गई थी, पैसा तो ले आया पर पता नहीं। अब अगर मान लीजिए कि बैंक में ये डिस्काउंट नहीं करवाता तो उस लॉस को खुद बियर कर लेता, ठीक है पेमेंट नहीं मिली है। ओके। अब क्या हुआ? इफ ये फ्यूचर से रिलेटेड है ना, देखिए आप, इफ एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी द बिल गेट डिसऑनर्ड इट विल बिकम द लाइबिलिटी ऑफ द ड्रॉर। ठीक है जी। टू रीपे द अमाउंट टू बैंक। तो ये कब सोचा इसने? यहां पे सोचा जिस दिन वो पैसा लेकर के आया। और ये सारी बातें किससे रिलेटेड है? फ्यूचर मींस 3 महीने के बाद वो होगा कि नहीं होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा। लेकिन 3 महीने तक ये आपकी लाइबिलिटी क्या बनी रहेगी? सर ये लाइबिलिटी हमारी बनी रहेगी कंटीजेंट लाइबिलिटी। हाँ जी, कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो यही बात है कि ये देखो होल्डिंग कंपनी, और ये जो मैंने कवर कर रखा है तो एज ए ग्रुप है, और ये एक राइट हैंड कंपनी है, ये लेफ्ट हैंड कंपनी है। और अब होल्डिंग कंपनी ही क्या कर रही है? होल्डिंग कंपनी एक तरह से बिल्स रिसीवेबल और सब्सिडरी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और उसके लिए ये बिल्स पेबल बन चुका है। ठीक है जी। अब यहां पे मेरे पास कौन कौन आ गए? एज ए सेलर और एक एज ए बायर, जो अभी तक हमने यहां पर डिस्कस किए थे। अब इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे सर? अब इसमें कन्वर्ट करेंगे हम होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के केस में, और एज ए ग्रुप जो है वो क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी तक आपका यहां पे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका है। ओके, देखिए अब क्या हुआ, तो यहां पे आते हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ कंटीजेंट लाइबिलिटी। ये डिपेंड करता है कि कंटीजेंट लाइबिलिटी आपकी कैसी है। देखिए अब मैंने उसी फॉर्म को यहां पे चेंज कर दिया, अब उसमें मैंने होल्डिंग और सब्सिडरी कर दिया। क्या हुआ
ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडरी कंपनी है, और बाहर से बाउंड्री लगा दी जिसकी वजह से ये क्या बन गया, एज ए ग्रुप बन गया। अब क्या हो रहा है कि ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनीज, अब देखिए ये जो ट्रांजैक्शन है किसके बीच में हो रही है, कंपनीज के बीच में हो रही है। कैसी, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल की, ठीक है। और एक क्या हो रही है, ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड थर्ड पार्टी, यानी कि सब्सिडरी कंपनी इधर या होल्डिंग कंपनी इधर। थर्ड पार्टी के साथ भी बिल ऑफ एक्सचेंज हो सकता है, यहां से ऐसे भी हो सकता है और यहां से ऐसे भी हो सकता है, ये इसके लिए हो सकता है, ये इसके लिए होता है। सर इसका मतलब है कि दो तरह की कंटीजेंट लायबिलिटीज होगी। सही बात है, आपने सही पहचाना, एक आपस में और एक थर्ड पार्टी के बीच। ये इसके ऊपर भी हो सकता है, ये इसके ऊपर भी हो सकता है, ये आपस में भी हो सकता है। ओके, अब सर अगर आपस में होता है तो क्या चीज है, वो उसकी हम डिस्क्राइब कर देते हैं। अब डायग्राम से आपको क्लियर हो गया। सो नेचर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी, एक होती है हमारी इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी। सर ये इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी, ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। क्लियर हो गया जी बात। जब बिल ऑफ एक्सचेंज किसके बीच में लिखा जाता है, इन दोनों के बीच में लिखा जाता है, तो इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनीज। इसको हम क्या बोलेंगे सर, इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी। ओके, और अगर हमने ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड थर्ड पार्टी है तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंटीजेंट लायबिलिटी। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर होगी जी। अब इसका मतलब है नेचर ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी कैसी है, एक है इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी और दूसरी है मेरी एक्सटर्नल कंटीजेंट लायबिलिटी। दो तरह की लायबिलिटी। अब क्या मतलब हुआ, दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। सर क्लियर हो गया। दिस इज द ट्रांजैक्शन बिटवीन कंपनी एंड द एक्सटर्नल थर्ड पार्टी। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया। ओके, अब इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी डिसअपीयर्स, ठीक है, फ्रॉम द नोट, क्योंकि वो नोट के नीचे होती है, एंड विल अपीयर एज एक्चुअल लायबिलिटी इन द केस ऑफ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। क्योंकि अब क्या होगा, क्योंकि इंटरनल है ना, अब इंटरनल तो कंटीजेंट नहीं होगा, वो क्या हो जाएगी, एक्चुअल लायबिलिटी बन जाएगी। क्योंकि अगर एक कंपनी जो है वो अगर रिफ्यूज कर देती है तो किसी ना किसी की तो लायबिलिटी अराइज होगी, इसलिए वो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। जब एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी तो नेचुरली वो नोट्स टू अकाउंट्स में जहां पे हम उसको कंटीजेंट लायबिलिटी लिखते थे वो वहां से डिसअपीयर हो जाएगी। किस केस में होगी सर, इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है जी, क्यों होगी ये भी पता चल गया। The external contingent liability continues to appear as a note even in the case of consolidated balance sheet। क्योंकि ये किसके साथ है, थर्ड पार्टी के साथ है, तो ये किस में रहेगा, नोट में रहेगा। क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है सर, फ्यूचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कैसे रहेगा, एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी रहेगा। तो आपको अब मंत्र देते हैं क्या, कंटीजेंट लायबिलिटी, अब इसका कंटीजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी ड्यू टू सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा। अब इधर से उधर भी हो सकता है, इधर से विल बी कैंसल्ड, कैंसिल कर दी जाएगी, बिकॉज नाउ दे आर नॉट कंटीजेंट, इट हैज बिकम सर्टन लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न कंपनी। ठीक है, उसको हम कैंसिल कर देंगे, अब वो नोट्स टू अकाउंट्स में नहीं रहेगी। ओके, और इधर क्या होगा, कंटीजेंट लायबिलिटी आर नॉट शोन, दे आर शोन इन नोट टू अकाउंट। ठीक है, ऐसे तो उसको शो नहीं करते, लेकिन कहां करते हैं, नीचे शो करते हैं, तो एज इट इज ये चलती रहेगी। तो इसका मतलब है कि महामंत्र हो गया कि देयर इज नो इंपैक्ट ऑन कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। इनके ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, जिससे कि स्टूडेंट घबराता है कि पता नहीं अब अनरियलाइज प्रॉफिट आ गया तो इसका पता नहीं क्या क्या इंपैक्ट हो जाएगा। इसके ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इस चीज को, ये जो मंत्र आपको दिए, इनको अब हम प्रूव करके बताएंगे, फिर आप देखिएगा कि अब मंत्र का जाप जो हमें करना है या नहीं करना है। ओके, तो ये हमारे पास आ जाता है एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है कंटीजेंट लायबिलिटी का। क्या बोलता है ये, चलिए हम बात करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक तरह से एक होल्डिंग कंपनी और एक सब्सिडरी कंपनी की बात है, यू नो बेटर। लेकिन अब देखिए सिर्फ आपके लिए ये बनाया गया है। कहता है द सब्सिडरी कंपनी एक्सेप्टेड ₹30,000 बिल्स पेबल। ध्यान रखिएगा, सब्सिडरी कंपनी एक्सेप्टेड, सब्सिडरी कंपनी ने क्या किए, एक्सेप्ट किए। ठीक है, एक्सेप्ट 30,000 बिल्स, यहां से ये होल्डिंग कंपनी ने बिल लिखे और इसने जो है एक्सेप्ट किए, ये समझ लीजिए। कितने के, 30,000 के बिल, आउट ऑफ विच ₹25,000 वर इन फेवर ऑफ होल्डिंग कंपनी एच। ओके, तो चलिए इसके साथ अब हम पहले जैसे जैसे ये बात हो रही है वैसे वैसे डिस्कस करते हैं। पहला क्या आया, सब्सिडरी कंपनी एक्सेप्टेड ₹30,000 बिल्स पेबल।
ये मेरे पास एच लिमिटेड है और ये मेरे पास एस लिमिटेड है। ठीक है जी। एस लिमिटेड के द्वारा 30,000 के बिल ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट किए गए। ये देखो जी, सब्सिडरी कंपनी एक्सेप्टेड ₹30,000 बिल्स पेबल, आउट ऑफ विच ₹25,000 वर इन फेवर ऑफ द होल्डिंग कंपनी। ये देखिए अब क्या हुआ जी, इसने 25,000 के जो शेयर्स हैं वो किसके, होल्डिंग के हैं, इसका 5,000 किससे हैं, आउटसाइडर्स। क्लियर होगी जी बात। तो 30,000 के बिल्स किसके हैं, बिल्स पेबल हैं एस लिमिटेड के। अब उसमें 25,000 के किसके हैं, एच लिमिटेड ने जो इसको इशू भेजे हैं एक्सेप्टेंस के लिए वो उसने एक्सेप्ट किए, लेकिन 30,000 में से जो 5,000 वाले हैं वो आउटसाइडर के साथ हैं। तो यहां भी उसने बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा और उस आउटसाइडर ने एक्सेप्ट किया, आउटसाइडर ने बिल ऑफ एक्सचेंज इनको भेजा और इसने 5,000 के एक्सेप्ट किया और वापस भेज दिए। तो इसके लिए क्या हो गया, बिल्स पेबल हो गया। तो बिल्स पेबल एक 25,000 के विद इन है, 5,000 के आउटसाइडर के साथ है। यहां तक बात क्लियर? ओके ओके। वर इन फेवर ऑफ होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनीज बिल बैलेंस शीट शोज बिल्स रिसीवेबल ऑफ 70,000। ओके, आप देखो यहां नजर आ रहा है जी, ये है एच लिमिटेड। एच लिमिटेड के जो बिल्स रिसीवेबल हैं वो कितने के हैं, 70,000 के हैं। ठीक है जी, ये भी लिख दिया हमने। विच इंक्लूडेड बिल्स फ्रॉम एस, उसमें जो एस से जो हैं वो कितने के हैं, 15,000 रुपए के। भाई इसने तो भेजे तो कितने थे, 25,000 के, लेकिन कहता 70,000 में सिर्फ 15,000 ही इंक्लूड है। इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 के उसने डिस्काउंट जो करवा लिए फिर। ठीक है जी, फ्रॉम एस 70,000 के उसने, उसमें कितने हो गए, 15,000 ही किसके हैं, कहता एस लिमिटेड के। भाई भेजे तो उसने एक्सेप्ट करके कितने के थे, 25 के। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी वो बिल्स रिसीवेबल में 15,000 ही शो कर रहा है, 10,000 को उसने क्या कर दिया सर, उसने 10,000 को डिस्काउंट करवा लिया। देखो बाइफर्केशन हो गई। ठीक है जी, जो बस वर्डिंग से ही हमने डायग्राम बनाई है, कुछ नहीं किया है। अंडर द बैलेंस शीट ऑफ द होल्डिंग कंपनी देयर वाज ए नोट एज फॉलोज। और बैलेंस होल्डिंग कंपनी के नीचे जो था एक नोट था, क्या था कि देयर इज ए कंटीजेंट लाइबिलिटीज ऑन बिल डिस्काउंटेड ₹40,000। 40,000 के जो कंटीजेंट है, 40,000 रुपए के जो हैं वो एज ए कंटीजेंट लाइबिलिटी के, कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज जो डिस्काउंट कर रहे हैं वो 40,000 के हैं। कहता शो हाउ दीज आइटम्स वुड अपीयर इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। ओके, इसका मतलब आप देखिए क्या हुआ, 70,000 के बिल्स रिसीवेबल हैं किसके पास, एच लिमिटेड, जिसमें से 15,000 किसके हैं, एस लिमिटेड। इसका मतलब 15,000 रुपए की हमारे पास क्या हो गई, एक कॉमन ट्रांजैक्शन हो गई। ओके, एच और एस के बीच हो गई। इसका मतलब हुआ 55,000 के बिल क्या हुए, 55,000 रुपए के जो बिल हैं वो कहां से आए। अब इसने क्या किया, बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा, इन्होंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास चले गए और इसके पास जो है वो 55,000 आउटसाइडर के और 15,000 जो है किसके आगे, एस लिमिटेड के आगे। तो मेरे 70,000 के बिल ऑफ एज ए बिल्स रिसीवेबल एज एन एसेट जो है इसके पास है। और इधर इसने 25,000 के जो आपस में ट्रांजेक्शन करी थी, 10,000 के जो है डिस्काउंट कर लिए थे। इसका मतलब हुआ 10,000 के जो डिस्काउंट हुए वो कौन सी लाइबिलिटी बनी सर, इंटरनल कंटीजेंट लाइबिलिटी। विद इन हुई 10,000 के जो डिस्काउंट करवाए थे। ओके, तो इस अब क्या हुआ, बिल्स रिसीवेबल वर्सेस बिल पेबल। और 15,000 के क्या होगी सर, कॉमन ट्रांजैक्शन होगी। कैसी, जो बिल्स रिसीवेबल, इसके लिए जो बिल्स रिसीवेबल है इसके लिए वो बिल्स पेबल है, तो ये कहां आ जाएगा, कॉमन ट्रांजैक्शन जो हमने पहले डिस्कस करी। ठीक है, और उसके क्योंकि 25,000 में से 10,000 को डिस्काउंट करा लिया, इसलिए 15,000 रुपए जो है हमारी कॉमन ट्रांजैक्शन में आ गई। बिल्कुल सही है। तो 15,000 तो आ गया बिल्स रिसीवेबल वर्सेस बिल्स पेबल आ गया। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद क्या हुआ, 10,000 मेरी इंटरनल हो गई और बाकी मेरी क्या हो गई, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके लिए अब हमारे पास ये देखिए, अब मैंने आपके लिए क्या, ऑफ ₹25,000 मैंने एक्सप्लेनेशन लिखी, ऑफ ₹25,000 बिल्स एक्सेप्टेड बाय एस लिमिटेड, ₹10,000 आर डिस्काउंटेड बाय एच लिमिटेड and therefore ₹15,000 are indicated as bills receivable from S Limited. So only ₹15,000 are to be eliminated from bills payable and bills receivable for the purpose of consolidation. सही बात। तो यही तो हम बात कर रहे थे कि ये कॉमन ट्रांजैक्शन आ गई, तो हम कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में यहां पे इसके ये आगे मेरी लाइबिलिटीज।
ओके, तो मेरे लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल है। बिल्स पेबल मेरे पास कितने हैं सर? बिल्स पेबल जो हैं वो बिल्स पेबल, हाँ ये देखो, बिल्स पेबल कितने के हैं? 30,000 के, ठीक है। और इधर आ जाइए, बिल्स रिसीवेबल, इसके पास कितने हैं? 70,000 के हैं। कितने हैं जी? 70,000, ठीक है। अब पहले मुझे बताओ कॉमन ट्रांजैक्शन कितनी की हुई? सर 15,000 रुपए की। तो 15,000 में तो जो कॉमन ट्रांजैक्शन है, जो इसके लिए बिल्स पेबल है उसके लिए बिल्स रिसीवेबल है, ये भी कॉमन है। कितने की? 15,000, 15,000, 15,000, इसमें से क्या हो जाएंगे सर? माइनस हो जाएंगे। ये तो कॉमन ट्रांजैक्शन है, विद इन हो जाएगा। तो ये 15,000 और ये हमारे पास 55,000। ये देखिए 55,000 कौन से हैं? ये देखो एक्सटर्नल हो गए। ओके, अब क्वेश्चन अरेज होता है कंटीजेंट लायबिलिटी का। तो अब हमारे पास जो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है उसमें क्या होगा? देयर इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड दैट इज 30,000। अब 30,000 क्यों आई? क्योंकि आपको पता है मंत्र आपको जो हमने दिया था कि देयर इज, इसमें क्या लिखा था? देयर इज ए कंटीजेंट लायबिलिटी ऑफ बिल डिस्काउंटेड 40,000 रुपए की थी, लेकिन 40,000 में से 10,000 जो थी वो कौन थी सर? इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी थी। जब इंटरनल थी वो उसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। माइनस हो जाएगी तो हमारे फुट नोट में कंटीजेंट लायबिलिटी सिर्फ कितनी रह जाएगी? 30,000 रह जाएगी कि नहीं रहेगी? दैट वुड रिमेन 30,000। ओके, तो क्या मंत्र दिया था आपको? अभी बताते हैं। इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी इन द नोट्स टू अकाउंट ऑफ होल्डिंग कंपनी ड्यू टू सब्सिडरी कंपनी और वाइस वर्सा विल बी कैंसल्ड। तो 40,000 में से 10,000 की इंटरनल, बिकॉज नाउ दे आर नॉट कंटीजेंट, इट हैज बिकम सर्टेन लायबिलिटी ऑफ द कंसर्न कंपनी। और अगर एक्सटर्नल है तो कंटीजेंट लायबिलिटी आर नॉट शोन, दे आर शोन टू इन नोट्स टू अकाउंट्स। और जो नोट्स टू अकाउंट है उसमें हम इसको शो करते रहेंगे। तो ये तो एक्सटर्नल के साथ तो जो है वो शो होती रहेगी, लेकिन जो हमारी इंटरनल है वो उसमें से कैंसिल कर दी जाएगी। तो ये देखिए आप, so regarding contingent liability on bills discounted for rupees 40,000 to the extent of rupees 10,000 is due to discounting of bills accepted by S Limited and rest due to outsiders bill. The amount of rupees 10,000 representing internal contingent liability must be eliminated and rupees 30,000 being external liability must be retained. इसी तरह से हमने क्या किया? 30,000 की रिटेन कर दी कि नहीं कर दी? तो अब आपको मैं एक बिल्कुल जो सिंपल लैंग्वेज में, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया है इससे, तो एक महामंत्र है। क्या है? वाइल शोइंग द कंटीजेंट लायबिलिटीज एट द फुट ऑफ द बैलेंस शीट, liabilities arising due to the transaction within group must be eliminated. ठीक है जी, हमने कर दी। and the liability arising due to transaction between the group and outsider must be retained. वो रिटेन रहेगी और जो विद इन है वो खत्म हो जाएगी। इसलिए हमने क्या किया, जो 10,000 की जो इंटरनल थी वो उसमें से माइनस कर दी गई, और बाकी जो 40,000 की इसमें दिखा रखी थी, ये जो 40,000 की दिखा रहा था ये, तो उसमें से हमने 10,000 कैंसिल कर दी। 30,000 एक्सटर्नल के साथ होगी, इसलिए वो कंटिन्यू रहेगी। हाँ जी, बात क्लियर हुई आपकी कि नहीं हुई? तो आई होप कि नाउ अगर आपको नहीं क्लियर होगी तो आप दोबारा से जो है, अगर इस वीडियो को दोबारा से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको हिस्ट्री समझ आ जाएगी कि व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरनल कंटीजेंट लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल कंटीजेंट लायबिलिटी। लेकिन मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस है कि अब ये आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। तभी मैंने ये आपको जो मैंने डिस्क्राइब किया उसको मैंने लिख भी दिया आपके लिए, कि अगर वैसे ना समझ आए तो डिस्क्रिप्शन से समझ आ जाए। इसीलिए आपके लिए ये डायग्राम बनाई मैंने कि ये बीच में इंटरनल होती है और ये बाहर वाले के साथ एक्सटर्नल होती है, और जो इसने वर्डिंग दिखी थी उसी वर्डिंग के हिसाब से हमने डायग्राम को तैयार कर दिया। और इसी में से, क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार क्या होगा, ऐसी ही कॉमन ट्रांजैक्शन आएगी। तो अब देखो, दो कंसेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस की। एक डिस्कस किया बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का जो कॉमन ट्रांजैक्शन होती है आपस में, और दूसरा किया जो जब ये तो कॉमन ट्रांजैक्शन होगी 15,000 की, 10,000 की क्या होगी, डिस्काउंट होगी। डिस्काउंट वाली क्या है, इंटरनल कंटीजेंट। इसलिए मुझे जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को दोबारा से आपको पढ़ाना पड़ा। आई होप नाउ कि नाउ यू हैव बिकम स्ट्रांग, और ये वाला कंसेप्ट भी अब आपका जो है वो क्लियर हो चुका है, जिसको कि हम बोलते थे ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। तो आज हमने जो है वो दो कंसेप्ट पढ़े हैं। वन कंसेप्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, और दूसरा पढ़ा हमने ट्रीटमेंट ऑफ कंटीजेंट लायबिलिटी। तो अब उसके बाद हम एक कुछ कंसेप्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में इनकॉर्पोरेट करके आपके पास
फिर हाजिर होंगे।